दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज दोस्तों हमारे साथ है बहुत ही अच्छे और बहुत ही नेक दिल इंसान जिसको मैं कहूँगा। अभी दोस्तों मैं आप लोगों के बीच में आज के जो हमारे रूबरू होने वाले जो हमारे परफॉर्मर एजेंट है उनके बारे में बताऊं। अगर मुझे होस्टिंग मिला है, यस होस्टिंग मिल चुका है। सो एक छोटी सी पीपीटी के माध्यम से आपके बीच में मैं उसको रखने की चेष्टा करूंगा। सो वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू रूबरू प्रोग्राम। दोस्तों आज हमारे साथ रहेंगे रघुवीर सिंह यादव जी। आज हमारे रघुवीर सिंह यादव जी आपके बीच में हैं और बहुत सुंदर बातें बताएंगे। वो अलवर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। डबल एमडीआरटी लास्ट ईयर में उन्होंने किया हुआ है। सिर्फ 5 लाख का पॉपुलेशन है अलवर का, और वहां पर हमारे रघुवीर सिंह यादव बहुत सुंदर तरीके से काम करते हैं। वो उनकी जुबानी बताएंगे। पिछले 7 साल से कंटिन्यूस एमडीआरटी करते आ रहे हैं। जब भी उन्होंने पहली बार एमडीआरटी किया 7 साल 8 साल पहले, तो उस समय वो उनकी ब्रांच के प्रथम एमडीआरटी एजेंट थे। दोस्तों इस साल का भी परफॉर्मेंस बड़ा ही धमाकेदार रहा है उनका। इस साल का एमडीआरटी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ऐसे हमारे साथ में रघुवीर सिंह यादव आप लोगों के बीच में हैं दोस्तों, और मैं आप सभी लोगों से घर पे बैठ के भी आप लोगों का आप हमारे रघुवीर सिंह जी का अभिवादन कर सकते हैं ताली बजा के। राइट। सो रघुवीर सिंह जी स्वागत है आपका। आपका वीडियो ऑन कीजिए, आपका ऑडियो ऑन कीजिए। नमस्कार रघुवीर जी। नमस्कार सर। नमस्कार, प्रणाम सर। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स करना चाहूंगा। बहुत ही शॉर्ट नोटिस के अंदर में आपने यहाँ पर इस इंटरव्यू में उपस्थित रहने के लिए कहा और परमिशन दिया। सो थैंक यू सो मच। एंड नाउ ओवर टू यू। अभी पूरा आपको बताना है। राइट। कुछ मेरे मन में के कुछ प्रश्न होंगे, मैं भी बताऊंगा। यहाँ पर हमारे कुछ दोस्त लोग कुछ प्रश्न पूछेंगे तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। सो आपका शुरुआत कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अलवर प्रॉपर से है या कहाँ से है, तो उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को इंट्रोडक्शन दीजिए। प्लीज गो अहेड। थैंक यू सर। मैं श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में जैतसर एक कस्बा है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने माता पिता का जिन्होंने मुझे जन्म दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाइयों का, बहनों का और अपने गुरुजनों का, जिनके संस्कारों की वजह से मैं यहाँ पहुँच पाया। और वहाँ से जब मैं यहाँ अलवर आया, अलवर आने के बाद मुझे यहाँ पे कोई जानने वाला नहीं था, कोई पहचानने वाला नहीं था, क्योंकि लगभग 600 किलोमीटर दूर से मैं बिलोंग करता हूँ। और फिर आके यहाँ इंश्योरेंस का काम करना, ये बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे। अलवर में आपके कोई रिश्तेदार वगैरह थे अलवर में? सर मेरा कोई भी रिलेटिव नहीं था, तो स्थितियां ऐसी थी कि मुझे घर छोड़ के यहाँ आना पड़ा। और जब मैं यहाँ आया तो मैं रो रहा था कि परमात्मा ऐसे क्या बुरे कर्म किए थे जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। और सर मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, सबसे चला हूँ सिर्फ मंजिलों पे नजर है, कभी मैंने मील का पत्थर नहीं देखा। अरे हैरत में पड़ जाएंगे सब जब बेवक्त घर पहुंचूंगा, उम्र ढल गई कभी मैंने दिन में घर नहीं देखा, महबूब की गली हो या गुजरों की जमीनें, छोड़ दी एक बार तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। और पत्थर समझता है मुझे मेरा हर चाहने वाला, LIC एजेंट हूँ तूने मुझे छूकर नहीं देखा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही शानदार शेर, बहुत ही शानदार। और एक बात और कहना चाहूंगा सर, सभी जो दर्शक मेरे साथी हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने अभी रिसेंटली एक 10 करोड़ रुपए सम एश्योर्ड की एक पॉलिसी बेची है, जिसका प्रीमियम है 6 करोड़ रुपया, सॉरी 6 लाख रुपया। और उसका वीडियो MER हो गया है, कल कुछ मेडिकल बाकी हैं जो वो कल हो जाएंगे। तो उसकी पूरी कहानी मैं बताऊंगा, वो लास्ट के अंदर बताएंगे आपको। उससे पहले मैं LIC में कैसे आया।
रघुवीर जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने अभी रिसेंटली 10 करोड़ सम एश्योर्ड की पॉलिसी सेल की और उस पॉलिसी का वो आपको स्टोरी बताना चाहते हैं कैसे उन्होंने 10 करोड़ की पॉलिसी इतने छोटे शहर के अंदर में उन्होंने सेल किया है। एंड तक रुकिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में रघुवीर जी आपको ये कहानी आपको सुनाएंगे कि कैसे 10 करोड़ की पॉलिसी क्या बात करने से वहां पर बिकी। यस, बोलिए, आगे बोलिए रघुवीर जी। जी, मैं LIC में किस प्रकार से आया, हमारे एक मित्र हैं, वो श्री गंगानगर में पोस्टेड थे। उन्होंने मुझे कॉर्पोरेट एजेंट है अहमदाबाद के, आशुतोष इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी, उनके अंदर काम करने के लिए दिया। और मैं जब ब्रांच में काम कर रहा था, मेरी यहाँ मैं कुछ सीख भी रहा था, तो हमारे उस टाइम के ब्रांच मैनेजर थे श्री राजीव कुमार बनर्जी जी, आज की तारीख में हमारे डिवीजन के मैनेजर CLIA है। उन्होंने मुझे कहा, रणवीर एजेंसी ले ले यार। मैंने कहा सर मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो या मेरे लिए लायक नहीं है LIC, उस टाइम ऐसा लग रहा था, ठीक है ना। और आज मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, शुक्रिया अदा करता हूँ उनका तहे दिल से, कि अगर मैं उस दिन हाँ नहीं करता तो शायद मेरी जिंदगी नहीं बदलती। उसके बाद मार्च 2007 में मैंने एजेंसी ली, और 2007 के बाद 2015 तक कोई ज्यादा विशेष काम नहीं हो पा रहा था। और एक दिन ऐसे घर पे बैठा था, शाम का लगभग 4 बजे का टाइम था, और यही गर्मियों का टाइम था, गर्मियों के इसके बाद का लगभग अगस्त के आसपास का बात है। तो मैं ऐसे बाइक लेके और घर से निकल गया, और बाहर एक पार्क था हमारे लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर, उस पार्क में जाके बैठ गया। मैंने कहा यार बच्ची बड़ी हो रही है, लगभग बच्ची उस टाइम मेरी 11 साल की हो गई थी, जी और जी जो बेटा था वो बेटा, मैंने कहा दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं, और अगर इसी प्रकार से काम चलता रहेगा तो किस प्रकार से गुजारा होगा। उसके बाद मैंने ऐसे ही बैठे बैठे यूट्यूब पे या जैसे गूगल के ऊपर मैंने कुछ डाला, LIC मोटिवेशनल ट्रेनिंग, क्योंकि मैं कुछ तलाश कर रहा था कि जी मुझे कुछ ऐसा मिले जहां से मेरी जिंदगी बदल सके। और जब मैं सर्च कर रहा था तो वहां पे LIC मोटिवेशनल कुछ ऐसा कुछ डाला, तो उसमें बहुत सारी चीजें आई, बट उसमें ज्यादा जो आ रही थी सर, आपकी ही वीडियो आ रही थी। जी जी और आपका एक वीडियो तो जो आपका था कि एक तो जो मैकेनिक का, डॉक्टर का, कि हार्ट का ऑपरेशन मैं भी करता हूँ और आप भी करते हैं, तो एक वीडियो तो वो क्लिपिंग थी छोटी सी 1-2 मिनट की, जी जी वो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने जो जवाब दिया उसके अंदर। उसके बाद में जो राधा जी के घर में, वो भी एक मैंने सुना, तो मैंने कहा ये अच्छा है। और एक वो जानवर का था कि कौन प्राणी किस प्राणी से डरता है, ये 3 वीडियो देखे, छोटे छोटे थे उस टाइम। देखने के बाद मैंने लगा अब इनसे मिलना चाहिए मुझे। और जब मैंने उसको देखा तो उसके अंदर IOE का बार बार नाम आ रहा था, कहीं ना कहीं IOE से संपर्क करें, तो ऐसा तो मैंने कहा कि IOE है क्या चीज। तो मैंने से उसमें आपके जो बड़े बड़े शहरों में थे, मेट्रो सिटीज के नंबर, जैसे दिल्ली के, कोलकाता के, बॉम्बे के, तो मैंने कहा यार आप बॉम्बे और कोलकाता तब जा नहीं सकते, अब दिल्ली फिर भी हमसे लगभग 155-60 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो मैंने कहा यहाँ ठीक रहेगा। तो उसके बाद उसमें आपके जो ऑफिस का जो स्टाफ होता है उनके नंबर्स होते हैं, तो मैंने वहां पे कॉल किया, और वहां विपिन जी से बात हुई। और सर मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने मुझे बुला लिया वहां पे। पर जी मैं वहां पे जाने से डर रहा था सर, क्योंकि मेरे के जैसे गाँव के लोग हैं, छोटे शहरों के, तो हम डरते हैं बड़े शहरों में जाने से कि यार पता नहीं, कहते हैं दिल्ली में ये हो जाता है, जेब कट जाती है, वो हो जाता है, तो मैं घबरा रहा था। जी तो उसके बाद जैसे मैं दिल्ली पहुंचा, तो वहां पे मेरी एक भतीजी रहती है दिल्ली कैंट पे, उनके पास एक दिन पहले ही पहुंच गया। और हाँ, उनसे जाने से पहले क्या हुआ, मेरी विपिन जी से बात हुई, और विपिन जी ने ये कहा कि हमारे IOE के चेयरमैन श्री मुकेश जोशी जी आ रहे हैं। और वो डेट मुझे अच्छे से याद है सर, 19-20 सितंबर को आपने बेसिक कोर्स कंडक्ट किया था वहां पे, और मैं 17 तारीख को वहां पहुंच गया था। मैंने कहा पहले मैं जाके देख लूंगा एरिया क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। फिर मैं जब वहां पे पहुंचा, तो एक दिन पहले जाके मैंने देखा, और देखा तो मैंने कहा ये है तो जगह कढ़ाई तड़का वगैरह से जगह है। अगले दिन मैं सुबह टाइम से पहुंच गया, जैसे आपकी क्लास 7-9 बजे स्टार्ट हो जाती है, मैं 8 बजे पहुंच गया था वहां पे। और जी आज तक ऐसा हुआ नहीं कि मैं कभी लेट हुआ हूँ। और जब मैं जैसे ही वहां पे गया, तो मैं पीछे की तरफ बैठा, मैंने कहा यार कहीं क्या पता क्या लफड़ा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में कुछ लफड़ा हो जाए हमारे साथ में। तो मैंने कहा पीछे वाले गेट से निकल के भाग तो लेंगे अपन यहाँ से। और फिर विपिन जी से मिले, विपिन जी ने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से बैठो सर, और आप आगे की सीट पे बैठो, आप पहले आओ। मैंने कहा ठीक है जी, हमेशा मैं आगे ही बैठता हूँ, और जी आज तक ऐसा हुआ नहीं कि मैं कभी पीछे बैठा हूँ। फर्स्ट सीट जो होती है वो मेरी होती है। और फिर आप आए, एग्जैक्ट 9 बजे से पहले आ गए थे, आप पीछे सारे लोग आपसे मिल रहे थे, मैं मेरा वहीं पे बैठा रहा।
उसके बाद जैसे आपने अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट किया सर, कि नाम मेरा मुकेश जोशी, काम मेरा LIC एजेंट, और फीस दी थी मैंने 8,117 रुपए। जब तक जमा नहीं करवाई थी मैंने कहा यार पहले एक बार देखे तो सही, मेरे साहब लंच के बाद करवा देंगे अपन इसकी फीस तो जमा है। तो मैंने कहा, जब आपने LIC एजेंट बोला तो मैंने कहा ये LIC एजेंट, 8.5-9 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास LIC का है, और ये मेरे को क्या ट्रेनिंग देंगे, ये क्या समझाएंगे। मैं थोड़ा उससे अकड़ के हिसाब से बैठा था सर आगे सॉरी टू से सर। उसके बाद क्या होता है कि जैसे आपने धीरे धीरे करके सब चीजें बताना शुरू किया, और पहले स्टार्टिंग में कुछ आपके जो अप्रेंटिस लीडर आए थे उन्होंने आके बताया कि मैं 7 साल से MDRT कर रहा हूँ, कोई कह रहा जी मैं 5 साल से MDRT कर रहा हूँ, कोई कह रहा जी मैं डबल MDRT कर रहा हूँ, कोई कह रहा COT कर रहा हूँ। हमने तो कभी MDRT का सुना ही नहीं था। मुझे ये लगा कि यार ये मुकेश सर के ना कुछ भाड़े के आदमी है इनके, तो जैसे कई बार मदारी का खेल होता है और वो ताबीज बांटते ना, तो शुरुआत में लेने वाले उनके होते हैं। तो मैंने ये मुकेश सर ने क्या छोड़ रखे हैं कुछ लोग। तो जब उनसे मैंने कहा ये तो सच में वो भाड़े के लोग ही थे ना? मैंने धीरे धीरे, हाँ रघुवीर जी, तो भाड़े के लोग ही बुलाते हैं हम लोग यार। अभी भी देखो अलवर राजस्थान से हमने एक भाड़े से एक आदमी को बुलाया है। अब लगता है सर मुझे अभी आपको लोग सुन रहे होंगे ना, तो आप में से अभी यहाँ पर आपको लोग सुन रहे होंगे ना, आप में से कुछ लोग, मतलब जो सुनने वाले ना उनमें से कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा ये रघुवीर सिंह कोई तो भी भाड़े का होगा, हो सकता है ऐसा। जी जी जी, देखिए नेचुरल है, मतलब ये जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि ये रघुवीर जी के साथ होता है। हर एक के मन के अंदर में ये सब डाउट आते ही है, ये सब वहम आते ही है। इसमें कोई ऐसी कोई आपने जैसे बोला कि सर बुरा मत लगाना, लेकिन कोई बुरा लगने, हमें तो मालूम ही है। मुझे मेरे क्लास में जितने लोग सुनने को आते हैं ना, उसमें से आधे लोग यही समझते हैं, है ना, कि अभी क्या क्या यहाँ पर चलने वाला है। हमको तो आधा तो आता है, आधा तो सब कुछ तो मालूम है, ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर बाद में उनको समझ में आता है। यस प्लीज गो अहेड। फिर यूं भी लग रहा शुरू में यार माया नगरी के लोग हैं, आपने बताया मुंबई से है, तो मैंने कहा यार पता नहीं ये क्या करेंगे आज हमारे साथ में। फिर जब 3 दिन तक मैं जब रहा सर वहां पे, तो रियल में आपने मेरी जिंदगी बदल दी। उसके बाद आपने हमें रजिस्टर करवाया बेसिक कोर्स। आज मैं बेसिक कोर्स लगभग 10 बार कर चुका हूँ सर आपका, ठीक है ना। और मैं उसके बाद जब बेसिक किया, बेसिक के अंदर मैंने एडवांस को रजिस्टर कर दिया था। मैंने कहा कर देते हैं जब यहाँ से ठीक लग रहा है। पर वैसे मुझे ये भी डाउट हो रहा था, मैंने कहा 3 दिनों में बहुत कुछ सिखा दिया, अभी आगे 8 दिन तक क्या सिखाएंगे ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। फिर आपने कहा रिबेट पे, अब रिबेट की बात तो सर उस टाइम में 50% रिबेट दिया करते थे हमारी ब्रांच के अंदर, और ऐसा लगता ही नहीं था कि यार रिबेट कैसे ओवरकम कराएंगे। और जब अगली बार जब हम गए, आपने कहा रिबेट कॉम्प्लीमेंट्री आपके लिए। उस टाइम जब हम रिबेट कोर्स में गए तो रियल में पता लगा सर हमारे तो जेब में नीचे तो सिलाई ना उखड़ी पड़ी थी सर, एकदम बिल्कुल फटी पड़ी थी जेब। आपने सिलाई करी यार, ठीक है ना। और एडवांस कोर्स किया। एडवांस कोर्स करने के बाद पता लगा कि सर इंश्योरेंस सेक्टर तो ये तो एक बहुत बड़ा सागर है। इसके बारे में जैसे हम लोग कहते हैं हमें सब कुछ आता है, सर मैं कहता हूँ हमें कुछ भी नहीं आता था उस टाइम में, है ना। और अभी भी मैं कहता हूँ कि हम सिर्फ 5% से ज्यादा नहीं सीख पाए सर इस बिजनेस को, है ना। पर उस टाइम इलीगल बिजनेस कर रहे, अनएथिकल बिजनेस कर रहे थे। आपने सिखाया कि एथिकल बिजनेस कैसे होता है। जो हमारे प्रोजेक्ट आपने दिया एडवांस कोर्स के अंदर सर, वो काबिल तारीफ सर। मैं कहता हूँ वो एक एक प्रोजेक्ट हमारी जिंदगी बदलने वाले। उसके बाद हमने एडवांस कोर्स किया, जनवरी 2016 के अंदर हमारा एडवांस कोर्स कंप्लीट हुआ, और तब तक आपका ये शिष्य है एज ए MDRT बिल्कुल आपके सामने खड़ा हो गया सर, आपका आशीर्वाद लेने के लिए। उसके बाद लगातार MDRT जारी रही। साथ में उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन कोर्स किया, किंग जो कॉम्बिनेशन ऑफ किंग जो अमोल शर्मा जी उनका किया। उसके बाद हमने कॉर्पोरेट कोर्स दीपक भाई जोशी जी का किया। उसके बाद FTS में आए लगातार, और फिर हमने कन्वेंशन में और आना शुरू कर दिया था आपके यहाँ बॉम्बे में। लगातार 4 बार कन्वेंशन में आए हैं, और वहां आने के बाद आप फुली चार्ज कर देते हो सर वहां पे। और इस प्रकार से IAE में आए, और फिर मैंने CC ज्वाइन किया था लास्ट ईयर ही। CC ज्वाइन किया था जब हम लोग कन्वेंशन से आए थे वहां बॉम्बे से आते, मैंने दिल्ली कन्वेंशन में ज्वाइन कर लिया था। और अब लगातार मेरा ये प्रश्न है आपको कि चलो ये तो बात क्लियर हो गई कि बहुत सारी चीजें आपने IOE से सीखी है, और आप IOE से ही आप तैयार हुए, और बहुत सारे कोर्सेज भी किए आपने, राइट। आपके काम में क्या बदलाव है?
मतलब पहले जो आप काम करते थे ये सब सीखे बगैर काम करते थे, और सीखने के बाद जब काम करने लगे, देखो पहले भी मेहनत तो कर ही रहे होंगे आप, पहले भी लोगों को मिलते होंगे, ठीक है, भले पहले ज्यादा लोगों को नहीं मिल पाते होंगे, लेकिन पहले भी मेहनत तो करते थे। सो पहले भी आप मेहनत करते थे, बाद में मेहनत कर रहे थे, इसमें फर्क कहाँ महसूस हुआ? सर जो एजुकेशन है ना आपकी, उस एजुकेशन ने पूरा का पूरा एकदम पैराडाइम शिफ्ट कर दिया हमारा, बिल्कुल एक चेंज कर दिया सर ने। पहले हम 5 लाख रुपए से ऊपर प्रीमियम की पॉलिसी नहीं बेचते थे, 50,000 की। आज मैं कई बार जब प्रीमियम लेने जाता हूँ, किसी का जैसे 2,000 रुपया प्रीमियम है, मैंने 1600-1700 रुपए भी हाफ ईयरली प्रीमियम बेचा हुआ है सर। एक का तो ईयरली 2014 या 2020 रुपए है, 2020 रुपया उनका जो ईयरली प्रीमियम है। मैं कई बार लेने जाता हूँ। इसका मतलब सबसे पहले सोच में ये परिवर्तन आया। पहले ये लग रहा था हमें कि लोग हमारे यहाँ पे लोग महीने का मतलब 1,000 रुपए 500 रुपए से ज्यादा प्रीमियम देंगे नहीं, तो वहां पर आपका एक अच्छा खासा प्रीमियम निकलना शुरू हुआ, राइट। तो पहली बात तो तब्दीलियां इसमें आई कि हमारा प्रीमियम का साइज हमारा बड़ा होते गया, ठीक है। तो प्रीमियम का साइज बड़ा होता है तो डेफिनेटली इनकम भी उस हिसाब से हमारी ग्रो करती है। अच्छा, और बदलाव क्या आया, मतलब आपके रहन सहन में और आपकी जो वर्किंग स्टाइल थी, पहले की वर्किंग स्टाइल क्या थी, चलो वो थोड़ा शेयर करो। आईओआई में आने से पहले आपका वर्किंग स्टाइल क्या था, महीने में कितना काम निकलता था, कैसे निकलता था, वो पहले बताओ, फिर बाद में अपन आईओआई में आने के बाद का हम लोग देखेंगे। सर उस टाइम 2, 3, 4, 5 पॉलिसियां हो जाती थी, 7 पॉलिसी, 10 पॉलिसी एक बार मैंने करी थी, याद आ रहा है, जब हाईएस्ट पॉलिसी हुई थी मेरी, राइट। और जो फॉर्म 16 था वो 6 लाख रुपए के आसपास हुआ करता था। वो सिर्फ कागजों में था सर, हमारी जेब में कुछ नहीं आता था, राइट, क्योंकि इलीगल काम, अनएथिकल काम कर रहे थे। जी जी जी। और यहाँ आने के बाद सारा का सारा एथिकल काम हुआ। पहले ये होता था कि हम अपने लिए जाते थे, जब आईओआई में आए आपने जो संस्कार दिए, जो एजुकेशन दी, उसमें हम सामने वाले की लाइफ में वैल्यू एड करने जाते थे। एग्जैक्टली, बस मतलब ये देखो, ये लोगों को समझना चाहिए। यहाँ पर हमारे जो दोस्त लोग बैठे हैं, इनको ये मैसेज मिलना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रघुवीर जी ने बहुत सुंदर बात बताई कि पहले आईओआई में आने से पहले मैं निकलता था तो मेरा कमीशन हो जाए, मेरी एक पॉलिसी हो जाए, मेरा टारगेट पूरा हो जाए, ये फीलिंग के साथ में निकला करते थे। लेकिन आईओआई में आने के बाद में ये तब्दीलियां आई कि नहीं, मुझे लोगों का भला करना है, लोगों के जीवन में मेरे को तब्दीलियां लानी है, लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूशन मेरे को करना है। तो देखिए कितना फर्क है, एक मेरे लिए जाना और दूसरा समाज के लिए जाना। आप जब अपने लिए जाते हो ना और कहीं पर से निराशा होती है तो आप दुखी होके चले आते हो, लेकिन आप किसी और के लिए जा रहे हो और वहां अगर वो नहीं ले रहा है तो आपके मन के अंदर में ये भाव नहीं आता मेरा क्या होगा, मन के अंदर में ये भाव आता है कि ये आदमी का क्या होगा, ये भाई साहब का क्या होगा, इसके बीवी बच्चों का क्या होगा, इसका सेविंग नहीं होगा। ये फीलिंग्स पर्टिकुलरली रघुवीर जी को मिला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस। और यहाँ पे सर एक चीज बताना चाहूँ, जो आपने संस्कार दिए, जो एजुकेशन दिया, हमें जिस काम को मैं करता हूँ, जिस काम से मेरा घर चलता है, जिस काम से मेरा पेट पलता है, जिस काम से मेरा परिवार पलता है, उस काम को जब तक मैं इज्जत देता रहूंगा तब तक मेरे काम में मुनाफा होता रहेगा। जिस दिन मैं मेरे काम में बैठकर यह कहने लग जाऊंगा कि आजकल मेरे काम में कुछ नहीं हो रहा, घाटा हो रहा, यानी उसी दिन से घाटा होना शुरू हो जाएगा। एब्सोल्युटली। मैं मेरे काम पे जाता हूँ तो ऐसे जाता हूँ जैसे मैं मंदिर में जा रहा हूँ। यस। और जैसे मैं एलआईसी ऑफिस में जाता हूँ, जैसे मैं एलआईसी को मेरी माँ समझता हूँ, और मैं जाते ही सबसे पहले मंदिर, जैसे गेट के ऊपर जाता हूँ, मैं एलआईसी की चौखट पे मत्था टेकता हूँ, ठीक है ना। मुझे ये लगता है कि मेरी माँ के चरणों में मैं आया हूँ। और कई लोग देखते भी है मुझे, उनको भी अच्छा लगता होगा कि यार ये देखो कैसे इंसान यहाँ पे मत्था टेक रहा है। मेरे एलआईसी के स्टाफ में भी लोगों को पता है कि यार ये आदमी है तो यहाँ मत्था टेक के जाता है। क्या बात। ये चेंज आया सर। दूसरा एक ये है कि स्टाफ के साथ जो ना, जैसे एजेंट थोड़ा बड़ा होता है ना तो थोड़ा ईगो आ जाता है, कोई सक्सेस को पचा नहीं पाते हैं लोग। तो मेरे साथ भी ये शुरू में हो रहा था, बट मैं आपके पास आया ना सर, तो आपने ये भी एक बहुत बड़ा एक यानी कि रिलेशन कैसे बना के अपना काम कैसे निकालना है आपको। तो अब मैं जाता हूँ, जैसे हर एम्प्लॉय की सीट पे जाता हूँ ना, तो वहां पे जाके सबसे हाई हेलो करता हूँ, सबसे नमस्कार करता हूँ। और कई बार जैसे मन में आया कि यार इनको कुछ खिलाना पिलाना, तो मेरा ये भी रहता है कि मैं इनको खिला पिला दूँ कुछ, तो उनसे क्या एक रिलेशन, एक बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है सर। और किसी भी सीट पे जाता हूँ मेरा काम रुकता नहीं है। ये फायदा हुआ सर आपके शरण में आने से। जी, सबसे रिश्ता अच्छे होना चाहिए, है ना।
अगर हम कस्टमर के पास जा रहे, बहुत सुंदर रघुवीर जी आपने बात बताया कि मैं कस्टमर के घर को अपना मंदिर समझता हूँ, राइट। आप देखिए, अगर कस्टमर के घर को अगर आप गए, उसको मंदिर अगर समझ रहे हो, इसका मतलब वो पार्टी जो सामने बैठी है वो भगवान के बराबर है। हम लोग जैसे बोलते भी है ना, देखो एक होता है बोलना, है ना, कि कस्टमर इज गॉड, कस्टमर इज गॉड, और दूसरा होता है उसको मानना, उसको फील करना कि कस्टमर जो है वो हमारा भगवान है। बहुत बहुत सुंदर बात। यस, और क्या तब्दीली आई? पूरी लाइफस्टाइल चेंज होगी सर। पहले बाइक पे चला करते थे, बाइक से हम अपना और रेंट के मकान में रहा करते थे, और उसके बाद हमने अपना घर लिया, उसके बाद हमने अपनी गाड़ी ली। क्योंकि आपने ट्रेनिंग में बताया था कि एल्टो, सेंट्रो, i10 ये गाड़ियां नहीं लेनी। कम से कम अगर आप आईओ में आए हो, अगर मेरी शरण में आए हो, तो 10 लाख से कम गाड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी मिनिमम जो बेंचमार्क आपने 10 लाख का बताया था कि 10 लाख रुपए की होनी चाहिए, और जब ली गाड़ी तो वही गाड़ी ली सर। और कौन सी गाड़ी ली अभी? बलेनो टॉप मॉडल लिया। अच्छा, वेरी नाइस। मैंने नेक्सा की बलेनो लिया और 10 लाख रुपए प्लस की ली। और जब मैं बलेनो लेने गया, मुझे बताइए, तो मैंने वहां पे जो एम्प्लॉय था उनको पहले बाइक था, पहले भाड़े का घर था, अभी 10 लाख का गाड़ी आ गया, अभी आपका खुद का घर हो गया, है ना। तो ये लोगों को ना कोर्स की फीस बहुत महंगी लगती है। बोले मुकेश भाई आप फीस बहुत लेते हो, आप आईओई फीस बहुत लेती है। सर 18, 19, 20 सितंबर को जब मैंने बेसिक कोर्स किया था ना, तो 8,117 रुपए बेसिक की फीस थी आपकी। तो मुझे अच्छे से याद है सर, मैंने वो पूरी स्लिप आज भी रखी हुई है सर। ठीक है ना। अब मुझे लगता है कि उस टाइम में मुझे 8,000 के लिए थोड़ा सोचना पड़ा था। अगर अब मैंने जब 1.5 लाख फीस दिया सीसी की, तो मुझे कुछ नहीं लगता। और सर बेसिक कोर्स एक ऐसी फीस है, मैं कहता हूँ अगर 80,000 रुपए की फीस हो ना, वो भी कम है सर, क्योंकि आप इतना कुछ सिखा देते हो। और जो आप एडवांस कोर्स, पता नहीं जीरो लगाना आप भूल गए होंगे सर, क्योंकि 28,500 रुपया फीस थी उसकी, हमारी एडवांस कोर्स की। तो उसमें शायद 2 जीरो आपने गायब कर दी सर आपने। तो उसमें 1-2 जीरो और लगाए सर। तो फीस ज्यादा नहीं है, फीस बहुत कम है सर, और इतना कुछ आपको मिलने वाला है, सोच भी नहीं सकते सर। मैं उस टाइम में जो समेशोड बेचता था, और वो आज हम प्रीमियम बेचते हैं सर। ये कहाँ से हुआ? ये वहीं से हुआ। इनकम तो बढ़ी है, क्योंकि ये फीस, अगर इस पे फोकस की बात है सर, जब आप इस पे फोकस करोगे ना, तो फिर आपको ये ज्यादा दिखेगी, वैल्यू आपको कम नजर आएगी। जब आप वैल्यू की तरफ जाओगे तो आपको ये कुछ भी नजर नहीं आएगा। आप तो सर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो हमें, इतना मैं कहता हूँ सोच भी नहीं सकते सर, आपने इतना कुछ दिया है, पूरी जिंदगी बदल के रख दी सर आप। अगर मैं आज सच बताऊं सर, दिल से अगर कह रहा हूँ, अगर मैं मेरी चमड़ी के जूते बना करके सर आपको पहनाऊं ना, तो वो भी कम होगा मेरे लिए। गॉड ब्लेस यू यार, है ना। आप बस, आप लोगों का प्यार है, देखो यही चीज है, आप लोगों के जो फीलिंग्स है ना। मुझे मालूम है, देखो क्या होता है, क्योंकि हम सब भी उसी तरह से बड़े हुए हैं। आज कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई अरबों खरबोपति के हम लोग बच्चे हैं। हम सभी लोग बहुत ही स्ट्रगलर रहे। हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट दीपक जोशी जी बोलो, या मैं बोलूँ, या हमारे पारस जैन है, या हमारे जितने भी लीडर्स हैं, हम सब लोग बहुत ही स्क्रैच से ऊपर उठे हैं। और इसके लिए हम लोग आप लोग की भावना को समझते हैं हम लोग। और आज इसी मिशन के ऊपर में कि जैसे हम लोग तरक्की किए, हम लोग लाइफ में आगे बढ़े, जो बातें हम लोग सीखे, नॉन स्टॉप अभी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। अभी आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, मैं 10-10, 12-12 घंटा पिछले कई महीनों से मैं एक प्रोग्राम तैयार कर रहा हूँ सेल्स सीक्रेट के ऊपर। बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम मैं तैयार कर रहा हूँ। एवरी डे 10 to 12 आवर्स मैं उसके पीछे वर्किंग करता हूँ। अभी भी प्रोग्राम चालू था, उस समय भी मेरा काम पीपीटी का चल रहा था। प्रोग्राम शुरू होने से जैसे 7:30 बजे से मैं और रघुवीर सिंह हम लोग मिले हैं, तो 10-15 मिनट हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन तभी भी मेरे हाथ में यहाँ पर पीपीटी चल रही थी, बैक एंड पे जब भी यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, रघुवीर जी बैक एंड पे पीपीटी चल रही थी मेरी, और उसके ऊपर कुछ वर्किंग मेरा चल रहा था, और मैं आपकी बातें सुन रहा था। राइट, सो कॉन्स्टेंट वर्किंग, एक ही फीलिंग के साथ में हम लोग कर रहे हैं कि जैसे हमने तरक्की किया, हमारे दोस्त लोग आगे बढ़े। यही आईओई का एक गुरु मंत्र है कि बस सभी लोगों की तरक्की हो। अगर हम आपको यह सिखाते हैं कि खुद के लिए मत निकलो, तो हम भी तो यही करते हैं ना, कि हम लोग आपके लिए काम करते हैं। राइट, यस, 100% सही है। यस, अभी ना मुझे रघुवीर जी, मुझे ये बताइए कि आप पर्टिकुलरली, आप जो आपकी जो वर्किंग स्टाइल है,
तो ये वर्किंग स्टाइल आपकी किस तरह की है? आप जिस प्रांत से बिलोंग करते हैं वो प्रांत कोई बहुत बड़ा प्रांत नहीं है, राइट, कोई बहुत बड़ा सिटी नहीं है, तो वहां पर से आप इतना अच्छा काम, कई बार तो लोगों की ये सोच होती है कि हमारा प्रांत अगर छोटा है तो लोगों को ये लगता है कि हमारे यहाँ तो हमारे प्रांत में कभी एमडीआरटी हो ही नहीं सकता। जैसे आपको भी शायद ये पहले ये लगता होगा आईओए में आने से पहले, लेकिन आईओए में आने के बाद में सोच बदल गई, तो आप आपके एमडीआरटी, आपके ब्रांच के सबसे पहले एमडीआरटी हुए। मुझे बताइए उस समय फीलिंग्स क्या थी? सर बहुत शानदार फीलिंग, मैं सोच भी नहीं सकता कि एमडीआरटी हो सकती है क्या, क्योंकि एमडीआरटी का नाम ही आपके पास जाके सुना था सर, और यहाँ पे तो ये सिखाया उसके पहले सुना ही नहीं था सर। मैंने एमडीआरटी के बारे में नहीं सुना था, यानी मेरे को ऐसे बहुत सारे वर्ड है, मैंने आज नोट करने की कोशिश करी, लगभग 100 ऐसे वर्ड थे जो आईओए में आने के बाद पता लगा। तो अब वो कैसे सर एमडीआरटी को बचा पा रहा है, यानी कि एक गूंगे को यानी कैसे वो पकड़ा दो ना, जिसके मुंह में दांत नहीं है और उसको हार्ड ऐसी कोई टॉफी या कुछ चीज पकड़ा दो, वो खा ही नहीं सकता, वो एक ऐसा लग रहा था मुझे। और अच्छा, एक हमारी पूरी ब्रांच के कुछ 50-60 एजेंटों की मीटिंग की गई और मुझे बुलाया गया, तो वहां पे एक व्यक्ति थे जिन्होंने पीछे से ये कह दिया कि तुक्का लग गया, ठीक है, किसी ने भी बोल दिया तुक्का लग गया और अब यहाँ के बोलने लग गया। मैंने कहा मेरे को तो बोलना भी नहीं आता, मैं तो अभी सीख रहा हूँ। और वो दिन था सर, वो मैंने यहाँ लगा लिया कि मैंने कहा अब इसके लिए करना है एमडीआरटी, इससे कम नहीं करना। राइट। और वो लगातार होता ही रहा है, आज तक हो रहा है। और अभी जून में तो एमडीआरटी हो गया कंप्लीट, ऐसा आज तक नहीं हुआ कि जून में भी कभी हमारा एमडीआरटी हो जाए। और जैसे मैं आज जो कुछ भी हूँ वो मेरे अब तक के कार्यों और विचारों का परिणाम। अगर मैं वही कार्य और विचार जारी रखूंगा तो मुझे वही परिणाम मिलते रहेंगे जो अब तक मिल रहे हैं। लेकिन अगर मुझे कुछ और परिणाम चाहिए भविष्य में तो मुझे मेरे कार्य और विचार बदलने पड़ेंगे, आज अभी इसी वक्त। क्यों बदलने पड़ेंगे? क्योंकि जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। अगर मैं वही करता रहूंगा तो मुझे वही मिलता रहेगा जो अब तक मिल रहा है। और ये सारे के सारे कार्य विचार आए कहाँ से सर? ये आईओई की बदौलत, आप गुरुओं की बदौलत आए। और आपके पास जब हम जैसे बॉम्बे सर, मैं आज तक कभी फ्लाइट में नहीं बैठा था आईओई में आने से पहले, क्या मेरे खानदान में भी कोई नहीं बैठा था। और अब जब आपके 2 बार मेरे एडवांस कोर्स करने के लिए बॉम्बे गया, लगभग 8 यानी 4 और 4 8 बार लगभग मैं वहां पे गया हूँ सर, ठीक है ना। आईएनसी कन्वेंशन में हम लोग गए, तो यानी फ्लाइट में आना जाना अब यूँ लगता है जैसे मेरे फैमिली में भी ये लगता है कि इसकी लाइफस्टाइल कुछ और हो गई है। यानी ये जो चेंज आया ये कहाँ से आया? ये आप लोगों की बदौलत आया था। अगर आप लोग अगर हमें नहीं मिलते सर तो शायद हमारी जिंदगी बदलती नहीं। वो कहते हैं ना सर, एक हर सपने का एक मतलब होता है, हर बात का एक मकसद होता है। जैसे मिट्टी की गुड़िया हमारे बचपन में रंग भर देती है, जैसे जिम्मेदारी हमें जवान कर देती है, वैसे ही ख्वाहिशें हमें वक्त के साथ कामयाब कर देती है जी। और जिसको अपने सपनों को हकीकत में बदलना होता है ना, वो सपनों की नगरी मुंबई जरूर आता है। और हम लोग आपकी शरण में आए थे, ठीक है ना। हमने आपका हाथ पकड़ा कि सर आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए, हमें आगे बचा लीजिए, हमारी जिंदगी को बचा लीजिए, हमें आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। तो आपने, शुक्रगुजार है सर आपका तहे दिल से कि आपने हमें ये मौका दिया। हाँ, ये सफर बहुत शानदार रहा सर। यस, थैंक यू। हाँ, बोलिए। सफर बहुत शानदार रहा परंतु कष्टदायक रहा। मैं खुश जरूर हूँ सर, बट संतुष्ट नहीं हूँ इससे, क्योंकि अभी कुछ सपने और हैं, उन सपनों को पूरा करना है। बस यही बात और यही जज्बात वो सपने आप पूरा करवाएंगे, यही जज्बात होने चाहिए बस, है ना। कि जहां पर एक मुकाम पे पहुंच गए और जिस दिन संतुष्ट हो गए ना, तो समझ लीजिए कि उस दिन अपनी तरक्की का आखिरी पड़ाव रहेगा। कभी भी संतुष्ट मत रहे, हमेशा नई नई बातें सीखिए, नई बातें कीजिए, नई बातें, नए लोगों को मिलिए, और उसी का ये परिणाम आता है कि कुछ अच्छा रिजल्ट हमारे पास में आता है। और अभी आपने बताया, मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है कि आप अलवर से मतलब जयपुर से फ्लाइट पकड़ के आते होंगे, जयपुर या दिल्ली, जहां पर भी नजदीक से होगा वहां से। तो मुझे याद है दिल्ली दोनों, एडवांस कोर्स, हाँ दिल्ली या जयपुर दोनों में, दिल्ली या जयपुर में से, मुझे याद है आप एडवांस दिल्ली या जयपुर दोनों में से यस फ्लाइट पकड़ के आप आया करते थे। आप सोचिए उस समय क्या कॉस्टिंग आपको गिरी होगी आज एडवांस कोर्स की। लेकिन मैंने देखा है कि जिस आदमी में ये जज्बात है ना, खर्च करने की ताकत किसको है मालूम है? इसके लिए देखो, मुस्लिम समाज में क्या बोलते हैं मालूम है? या अल्लाह मेरे खर्चे बढ़ा,
जी अब ऐसे देखने को जाओ तो खर्चे बढ़ा मतलब क्या है खर्चे, और देखो मुस्लिम समाज में उधार लेना तो अलाउड है नहीं, तो खर्चा करेगा कहां से वो, कमा के ही करना पड़ेगा ना उसको, राइट। तो कमाई होगी तो खर्चे के ऊपर। रतन टाटा भी यही कहते हैं, रतन टाटा उनकी बुक में लिखते हैं कि आई नेवर फोकस ऑन एक्सपेंसेस, आई ऑलवेज फोकस ऑन माई इनकम। मेरी आय कहां से बढ़ सकती है, कैसे बढ़ सकती है, उसके ऊपर मैं फोकस करूंगा मैं, राइट। सो उसके ऊपर अगर फोकस होगा तो ऑटोमेटिकली अपनी इनकम बढ़ती जाएगी, राइट। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका रूटीन कैसा है अभी? सर मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाता हूँ। क्या बात है, इतना जल्दी? बिल्कुल 4:30 बजे तक लास्ट उठ जाता हूँ। तो उसके बाद मैं उठना लगभग चाहिए, 7 बजे तक। हकीकत में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। मैं नहीं उठ पा रहा हूँ, मैं 5:30 बजे उठता। उसके बाद में सर 7 बजे तक पढ़ता हूँ, क्योंकि आपने बताया था कि बुक्स पढ़नी है। आपने जो बेसिक में एडवांस में आपने बताया कि बुक्स काफी सारी रिकमेंड भी करी, वो सारी ऐसी कोई बुक्स नहीं है मुकेश भाई के मुख से वो बुक का नाम निकला हो और मेरे पास नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। राइट और राइट, लगभग 100 बुक्स मेरे पास मेरी लाइब्रेरी के अंदर है आज की तारीख में। वेरी नाइस। उसके बाद 7 बजे से लेके 10 बजे तक मैं सर लगभग 9:30 बजे तक मैं मेरा 9 9:30 बजे तक मेरा जो है डेली एक्सरसाइज वगैरह रहता है, तो वो करता हूँ। और मैं सही 10 बजे मेरे घर से निकल जाता हूँ सर, मैं मेरे काम पे। जी जी जी। ये रहता है। कितने बजे और निकल जैसे जाते हैं? मैं 10 बजे से पहले पहले 9:30 10 के दस बीच साढ़े निकल नौ जाता हूँ दस सर। बजे आप निकल जाते हैं, ठीक है, फाइन। हाँ जी। उसके बाद मेरा क्या है कि जैसे मैं लोगों से जो काम करता हूँ कि मैं रिलेशन बेस पे काम करता हूँ सर, क्योंकि रिलेशन मेरे ऐसे स्ट्रांग रहते हैं लोगों के साथ में कि मैं कई बार लोगों को कहता भी हूँ, अगर मैं रिबेट दे के बिजनेस नहीं करता हूँ, लोग रिबेट दे के बिजनेस करते हैं, पर फिर भी लोग मुझ पर भरोसा क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे रिलेशन बहुत स्ट्रांग है और उनको ये पता है कि ये इंसान सक्सेस हो रहा है, क्योंकि मेरी ब्रांडिंग बहुत अच्छी से कर दी है आप लोगों ने सर। जी जी ठीक है, जी क्योंकि बहुत सारी ट्रॉफीज आपने दी है, मेरी ब्रांच से बहुत सारी ट्रॉफीज मिलती हैं, तो वो सारी की सारी फोटोज लोगों के पास जाती है, लोग समझदार है, समझते हैं। जी। और बहुत अच्छी ब्रांडिंग आज की तारीख में हो गई है। और इसी राइट ब्रांडिंग का ही नतीजा है सर कि अभी ये जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज आ रही है। दूसरा आपने क्या, दिल्ली के अंदर हमें एक मास्टरमाइंड का और दे रखा है, और इंडिया की सबसे अच्छी मास्टरमाइंड मानता हूं मैं। और इस मास्टरमाइंड का जो नेतृत्व कर रहे हैं ब्रजेश भाई तिवारी, मैं कहता हूं सर लाजवाब आप लोगों ने उनको तैयार किया है। मैं जी। उनका भी शुक्रिया अदा किए बिना नहीं रह सकता। उन्होंने भी हमारी लाइफ में 4 चांद लगा दिए सर। और राइट अभी हमारी जो सीओटी एमएम होने जा रही है, यानी कि एमएम, जैसे हमें सीसी और एमएम का हफ्ते में ये रहता है कि यार सीसी आने वाली है, एमएम आने वाली है, और जब घर में क्लास लगती है तो सारे घर वाले एक साथ देखते हैं, तो घर वाले भी सुनते हैं, उनको भी रहता है कि यार सीसी आने वाली है, आज यहाँ पे ब्रजेश तिवारी सर ये डांट लगाने वाले, काम नहीं किया तो यहाँ डांटेंगे। ठीक है, और वो चीज हमें आगे बढ़ा रही होती है सर। बहुत लाजवाब ये आपने एमएम का दिया है सर, बहुत लाजवाब सर। राइट। तो आपका रूटीन में एवरीडे कितने अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप निकलते हैं, या अ, देखो सबके अपने अपने तरीके होते हैं, और कुछ शहरों के अंदर में अपॉइंटमेंट का रिवाज रहता है, कुछ शहरों के अंदर में नहीं है, मुझे नहीं पता आपके यहाँ पर कैसा रहता है कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है या फिर सीधा आप निकलते हैं? अपॉइंटमेंट का तो नहीं जा रहे सर, अपॉइंटमेंट तो एक्चुअली फोन कर लिया, वैसे जाते हैं कुछ जगह हम लोग जाते हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि अपॉइंटमेंट उतने प्रोफेशनल नहीं है। मैं अपने आप को जो मैं मेरी बताऊं, मुझे ये कमजोरी भी लगती है कई बार मुझे, क्या कमजोरी होगी, बट मैं क्या डायरेक्ट जाता हूँ। और वो फोन कर दिया कि भाई साहब मिलना है आपसे, मैं अभी क्योंकि आपके साथ बैठ के एक कप चाय पीनी है। अब वो चाय कितनी महंगी पड़ेगी कितनी सस्ती पड़ेगी वो तो हमें बाद की बात है। ये चाय किसको महंगी पड़ेगी, किसको सस्ती पड़ेगी? हालांकि ये तो समझ। मैं ये मानता हूं दोनों को ही सस्ती पड़ती है, राइट। बिल्कुल क्योंकि उसके उस बहाने पैसे बच गए, बच गए तो सर, आप बच गए। नहीं जाते तो वो पैसे उतने नहीं बचा पाते वो, है ना। नहीं तो बचे। उसको भी सस्ती पड़ गई, आपको भी सस्ती पड़ गई। यस बिल्कुल, वो इन्वेस्टमेंट हो गया ना सर, उनका इन्वेस्टमेंट हो गया वहां पे। यस, एब्सोल्युटली, राइट। और फिर जब जाते भी है तो ये एक माइंड सेट के साथ जाते हैं कि यार हमने आज इनकी लाइफ में कुछ वैल्यू एड करके आना है, कुछ जी जी कंट्रीब्यूट करके आना है। जब इस भाव से जाते हैं ना सर, तो प्लान और ये पैसा ये कुछ मायने रखता भी नहीं है वहाँ पे लोगों राइट। का। तो जब जाके लोगों से एक क्या रिकमेंडेशन करवाता हूँ सर मैं, जो है ना मेन चीज है कि जैसे एक तो क्या रेफरेंस लेना, एक रिकमेंडेशन करवाना। जब रिकमेंड करवाते हैं सर वहां पे दिक्कत आती नहीं है। और राइट। एक
रिलेशन बहुत अच्छा। अभी जैसे अभी जस्ट एक पॉलिसी का हुआ, मेरे एक मित्र है, उन्होंने आगे किसी को रिकमेंड किया था, और जब मैं उनके पास पॉलिसी दे के सारी डिलीवरी वगैरह कर दिया, उसके बाद अभी मैं लगभग 3-4 महीने बाद उनसे मिलने गया। तो अभी जी जैसे MDRT हुआ था, तो मैंने 1 किलो मिठाई बनवाई बढ़िया वाली, और उनके पास फोन किया, भाई साहब कहाँ पे है? बोला जी फैक्ट्री में हूँ। मैंने कहा जी मैं आ रहा हूँ भाई साहब आपके पास, आपसे मिलना है, आपके आशीर्वाद से मुझे ये सफलता मिली है, लगातार 7 साल से MDRT हो गया है, और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब उनको जब दिया मैंने, तो उनको बड़ी खुशी महसूस हुई, बड़े खुश हुए वो कि यार जी भाई साहब LIC एजेंट क्या होते हैं कि जैसे पॉलिसी बेच दी, और पॉलिसी देने के बाद क्या होता है कि उसके बाद वही काम खत्म हो गया, संपर्क खत्म, राइट और आप तो उसके बाद ही बनाए और मिठाई लेके आए और आए हो मेरे लिए। तो ऐसे एक रिलेशन बनाने के लिए सर ये एक पुल का काम करते हैं मेरे साथ। और ऐसे मैंने बहुत, लगभग आप को बताऊं सर, लगभग 1.5 क्विंटल से 2 क्विंटल मिठाई साल में मेरी इसी तरह से जाती है सर। लोगों के साथ जाके खुशियां बांटते हैं और आराम से काम हो जाता है। राइट। और राजस्थानी लोग मिठाई अच्छी पसंद भी करते हैं और खाते भी अच्छी और खिलाते भी अच्छे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। राइट राइट। मुझे आप लोगों के राजस्थान का घेवर बहुत पसंद है, मेरी माँ को भी बहुत पसंद है। क्या बात सर, अब की बार आएंगे बॉम्बे तो पक्का आएगा सर, की और बढ़िया वाला आपके लिए। वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत सुंदर। तो मतलब बिल्कुल। ये देखो, ये आपका ये एक काम करने का तरीका आपने बताया कि एक रिलेशन बॉन्डिंग बनाना, राइट, लोगों को मिठाई बांटना, लोगों के पास जाना, लोगों के पास बैठना। देखो अपने जी बिजनेस का सबसे बढ़िया जो मैं कह सकता हूँ, अभी मैंने लाइव सेशन जो लिया था उसमें प्रोस्पेक्टिंग आर्ट के ऊपर मैंने लिया था, मैंने उसमें भी वही कहा था कि एक बार घर से निकल जाओ। अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, आप 8 से 10 घंटा बाहर रह के देखो, बस बिल्कुल। टिफिन लेके निकल जाओ आप। अभी मेरा एक दोस्त है, एंड बहुत बड़ा दोस्त है, बहुत बड़ा आदमी है वो, बहुत बड़ा डेवलपर है हमारे इलाके का। मेरे साथ अभी यहाँ पर हमारे किसी दोस्त ने यहाँ पर लिखा भी कि मुकेश भाई आपकी इनकम बताओ, तो मैं इतना बता सकता हूँ कि पिछले साल मैंने 47 लाख का टैक्स भरा हुआ है, राइट। सो उससे अभी अंदाजा लगा देना, जो भी लगाना है वो, ठीक है। तो आज मेरा वो डेवलपर दोस्त है, वो मुझे कहता है जी कि मुकेश भाई, और अभी देखो ये उसी का ही कॉल चल रहा है, अभी उसी का कॉल आया। उसका नाम लिया और देखो जैसे हम बोलते हैं ना, तो वो मुझे बोलता है, दोपहर के समय में गया था, मैंने कहा चल अभी मेरा खाना खाने का टाइम हुआ, मैं घर पे जाता हूँ। बोले बैठ ले यार, मैं टिफिन लाया हूँ। अब जी उसका घर भी बगल में ही है, मतलब 2 किलोमीटर पे उसका घर है, ड्राइवर बैठा हुआ है, गाड़ी है, जी लेकिन फिर भी बोला यार तू टिफिन लाता है, 2 किलोमीटर पे तेरा घर है, ऑफिस और घर के बीच में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बोले मुकेश एवरीडे टिफिन लाता हूँ, सुबह 9 बजे घर छोड़ देता हूँ, शाम के 7 के पहले कभी घर नहीं जाता, मैं वापिस नहीं जाता मैं। तो ये जो लोग भी, जिस भी प्रोफेशन के अंदर में जो लोग ये काम करेंगे ना, मेरा ये मानना है, बट हाँ लेकिन उसमें फिर ये है कि वो बाहर निकल के भी कर क्या रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। नहीं तो ब्रांच में जाके 4 घंटे बैठ लिए, इसका कोई मतलब नहीं है। सो इन फ्रंट ऑफ बिल्कुल। पार्टी, तो आपका रेगुलरली हर महीने में मीटिंग कितना हो जाता है रघुवीर जी? 20 मीटिंग लगभग कर पाता हूँ सर मैं, ज्यादा 20 मीटिंग से ज्यादा नहीं हो पाता है मेरा। राइट। तो आप क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं आप? क्वालिटी पे ज्यादा देता हूँ सर मैं, राइट। क्वांटिटी का सो कोई रहता ही नहीं मेरा। लगभग 80 पॉलिसी लगभग हो पाता है, 70 से 80 पॉलिसी लगभग मैं साल की करता हूँ सर। राइट, साल की 80 पॉलिसी में 2 MDRT, इस साल आपका 3 MDRT का टारगेट है कम से कम। जी तो ये आपके इलाके में ये जो बिजनेसमैन जो ग्रुप है, उसको ढूंढने की कोई कोशिश होती है, या अपने आप कैसे ढूंढ लेते हो आप, या रेफरेंस से काम सर, करते हो? रेफरेंस और रिकमेंडेशन ही होता है। और दूसरा, मैंने अभी रोटरी क्लब भी ज्वाइन किया हुआ है, वहां से मुझे काफी अच्छा बिजनेस आया है। क्योंकि आप लोगों ने बताया था कि रोटरी क्लब या लॉन्स क्लब आप ज्वाइन कर यस। लीजिएगा, तो हमने वो किया, उससे बहुत अच्छा बिजनेस हुआ था। क्योंकि ज्यादातर लोग दिक्कत आ रही थी पहले, सीए से कैसे मिला जाए, सीए से डर लगता था। अभी क्या हुआ, रोटरी क्लब में हमारे काफी सारे सीए आ गए, तो अब उन लोगों से मिलने का वो डर भी नहीं था, क्योंकि उनसे काफी अच्छे रिलेशन हो गए, तो वहां से बिजनेस भी काफी अच्छा निकल के आया था। राइट। सो देखो, सोशल ग्रुप के साथ में हम हमेशा कहते हैं, सोशल ग्रुप के साथ में आपका एसोसिएशन होना चाहिए। आपके इलाके के जो भी क्लब है, सोशल ग्रुप्स है,
राइट। कुछ खर्चा लगता है, डेफिनेटली लगता है, लेकिन वहां पर संपर्क होता है, लोगों से मिलना होता है, उठना बैठना होता है, और इस तरह से आपका बिजनेस वहां से निकल आता है। जैसे हमारे रघुवीर जी ने उस पॉइंट को पकड़ा और उस पॉइंट के हिसाब से वो काम कर रहे हैं, राइट। अभी रघुवीर जी, मैं आपसे ये जी सर। पूछना चाहूंगा कि आप जी बहुत सर। बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आगे अभी हम लोग देखेंगे 10 करोड़ की आपने जो पॉलिसी बेची है, राइट, उससे संपर्क कैसे किया, किस तरह से किया, जिसका कल मेडिकल होने जा रहा है। हमारे रघुवीर जी आपको बताएंगे कि अलवर शहर में, पहली बात तो ना रघुवीर जी, बहुत लोगों को तो ये हजम ही नहीं होगा कि अलवर शहर के अंदर में कोई 10 करोड़ का बीमा ले सके, ऐसे लोग वहां पर बैठे हैं करके, है ना। तो पहले तो ये भ्रम दूर करो कि इतने छोटे शहर में भी क्या इतने बड़े लोग हैं कि जिनको 10-10 करोड़ के बीमे बेचे जाए। बिल्कुल सर। तो मैंने उनसे जो अपॉइंटमेंट लिया, वैसे तो क्या वो पुराने मेरे क्लाइंट हैं, काफी अच्छा बिजनेस है उनका, बट जो मैंने अपॉइंटमेंट लिया ना, उनसे जो मैंने बात करी, तो मैंने उनका नाम लिया। मैंने कहा पुनीत जी, आपको आज मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ, और जो कुछ मैं बताने वाला हूँ ना, उसका असर न केवल आपकी पूरी लाइफ पर, बल्कि आपके परिवार की पूरी लाइफ पर पड़ने वाला है। अभी मैं जो आपसे डिस्कस करूंगा ना, यानी कि इसके अंदर सबसे पहले तो मैंने उनसे टाइम दिया कि मैं आपसे लगभग 20 मिनट के लिए मिलना चाह रहा हूँ। तो टाइम कौन सा ठीक रहे, उन्होंने टाइम दिया कि आ जाओ। मैंने कहा जी, आज मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। जी मेरी पूरी बात सुनने के बाद हो सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपका पूरा दृष्टिकोण बदल चुका हो, बावजूद इसके आपके ऊपर कोई बंधन नहीं होगा कि आपको मुझसे जीवन बीमा लेना ही पड़ेगा, और ना ही मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको जीवन बीमा दे भी पाऊंगा। इसी सिलसिले में आपका लगभग 20 मिनट का टाइम चाहिए, और वो टाइम कौन सा, मैंने इस प्रकार से एक अपॉइंटमेंट लिया, और फिर हमारा टाइम सेट हुआ उनके साथ, और मैं उनके पास चला गया बहुत सुंदर बात। जाके उनसे। देखो यहाँ पहला पॉइंट ये आता है, आपका कॉन्फिडेंस, आप कितनी बुलंदी से, कितने अच्छे तरीके से, आप कितने कॉन्फिडेंटली आप उस पार्टी को बता सकते हैं कि आप ये 20 मिनट का मेरे को टाइम दीजिए, और आज तक आपने जीवन बीमा के बारे में ये बातें नहीं सुनी होगी जो मैं आपको बताऊंगा, राइट। सो कॉन्फिडेंस, सबसे पहले कोई भी बड़ी अपॉइंटमेंट करनी है, बड़ी डील करनी है, आपका कॉन्फिडेंस कितना पावरफुल है वो मैटर करता है। जैसे कि हमारे रघुवीर जी के ही टीम के अंदर में, आपके जो अपने तिवारी जी की टीम है उसी में 8.5 करोड़ का जो प्रीमियम आया हमारे त्यागी जी का, उन्होंने भी यही कहा था कि नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस जो है, बड़ी पार्टी के सामने अगर आपको खड़ा रहना है, नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस, ये दो चीजों की सख्त जरूरत होती है, राइट। सो पहला मुद्दा, आगे बढ़िए। फिर सर इसमें ये भी था नॉलेज का, जैसे पहले मुझे ये लगता था कि यार बड़े जो लोग हैं ना, उनके पास बड़े इंश्योरेंस कंसल्टेंट जाते होंगे, और हम तो बड़े थे नहीं उस टाइम में, और फिर आपने बड़ा बना दिया। मैंने कहा एमडीआरटी मैं कर रहा हूँ इस जगह में, और मेरे से बड़ा कौन है यहाँ पे, जी फिर जी तो मेरे को जाना चाहिए इन लोगों के पास। और फिर मैं गया, उनसे जब बातचीत करी, तो उनका जो था कि मेरे को नीलडेप चाहिए। मैंने कहा नीलडेप, ये तो जीआईसी इंश्योरेंस है, जीआईसी में होता है ये तो। क्या फिर मैं चाहिए? समझ गया कि वो क्या चाहते हैं। नीलडेप, नीलडेप जो है जीरो हाँ हाँ डेप्रिसिएशन। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, टिल दैट। तो हाँ मैंने, तो मुझे, मैं समझ गया कि ये क्या चाहते हैं, क्या जिसमें कि पैसा मिले, नहीं अपने को एंड ऑफ लाइफ ही मिले उसके अंदर। तो मैं समझ गया था कि यार 1 करोड़ रुपए की कुछ पॉलिसी बताओ आप मेरे को। तो मैंने कहा जी 1 करोड़ रुपए की, और वो भी नीलडेप। तो कह जी नीलडेप, मैंने कहा गाड़ी की होती है वो, पहली बात तो नीलडेप तो जितनी गाड़ी की कॉस्ट होती है उसके बराबर होती है वो, ऐसे थोड़ी होती है। आपकी कॉस्ट क्या आपको पता है? इंश्योरेंस अकॉर्डिंग टू ईएलवी एचएलवी के हिसाब से होना चाहिए। उन्होंने कहा ये क्या होता है? मैंने कहा जी ये इसके लिए हमने 10 लाख रुपए कम से कम ट्रेनिंग में खर्च किए, हमारे खर्च नहीं किए, इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है ना। और वहां बॉम्बे जा जाके हमने सीखा है वहां से कि ईएलवी क्या होती है, एचएलवी क्या होती है। फिर राइट। उनको मैंने बताया, आपने जैसे बताते हैं एडम स्मिथ का, उसके अलावा फिर मैंने बताया कि आपकी मंथली इनकम क्या है, उसका 200 टाइम्स आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपकी ईएलवी आ जाती है। फिर राइट। उसके बाद कहिए अब मेरी क्या बनेगी। मैंने कहा जी ऐसे है, आज तक अलवर ब्रांच से 5 करोड़ रुपए का प्रपोजल हुआ है अभी तक पास, तो अपन 5 करोड़ रुपए का प्रपोज करते हैं। उन्होंने कहा जी 5 करोड़ का करते हो, ठीक है 5 करोड़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब मैंने 5 करोड़ के लिए उनके मेडिकल वगैरह के लिए बात करी, आगे मेल वगैरह भिजवाई।
फिर अगले दिन क्या होता है कि हमारे यहाँ अलवर में ना एक कोई जयपुर से लेडी आई, उसने सुसाइड कर दिया, उसकी 6 करोड़ रुपए की पॉलिसी थी। अब अगले दिन उन्होंने पेपर पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था इनकी 6 करोड़ रुपए की पॉलिसी थी। वो बोले यार आप तो 5 करोड़ की बता रहे थे, ये तो 6 करोड़ वाली भी आ गई। मैंने कहा अच्छा यार, तो क्या है, मैंने कहा छोड़ो आप 6 करोड़ की नहीं है, आप यार 6 करोड़ वाले तो चले जाते हैं, आपकी 10 करोड़ रुपए की प्रपोज करते हैं। इस दौरान मेरी तिवारी जी से भी बात हुई थी, ब्रजेश तिवारी जी से। मैंने कहा यार इनका मैं 5 करोड़ रुपए का प्रपोज किया, अब ये कह रहे 6 करोड़ किया, मैं 6 करोड़ रुपए कर लेता हूँ। उन्होंने कहा 6 करोड़ के आप 10 करोड़ का करो ना, 6 करोड़ का क्या करते हो। तो उनसे जब बातचीत हुई तो फिर मैंने 10 करोड़ का प्रपोज किया वो सर। ये 10 देखो, करोड़ के लिए ये दोस्तों का कमाल होता है कि अगर अच्छे दोस्त की बड़ी अगर दोस्त है ना, और आईओई वाले जो दोस्त है तो मजबूत दोस्त है। हाँ, तो आप 6 करोड़ सोच रहे थे, पार्टी भी 6 करोड़ बताया, आप भी 6 करोड़ सोच रहे थे, तो तिवारी जी की वजह से 6 की जगह पे 10 करोड़ हो गई, मतलब 4 करोड़ बढ़ गया। तो अच्छे दोस्त रखो जो इस तरह से आपकी ग्रोथ करवाए, टांग खींचने वाले नहीं होने चाहिए। जी, आपने एक बार शायद बताया था कि जैसा पियोगे यानी कि पानी वैसी होगी आपकी वाणी, जैसा करोगे आप आहार वैसा होगा आपका व्यवहार, और जैसी रहेगी आपकी संगत वैसी होगी आपकी रंगत। एब्सोल्युटली। ये तो शिक्षा, माहौल और तजुर्बा सर आपने बता ही रखा है कि ये तो आपने दे ही रखा, सारा सारा पूरा प्लेटफॉर्म दे रखा, कंप्लीट पैकेज है सर इसके अंदर। ये हमें लगता है उस टाइम फीस कम है ज्यादा, ये कुछ नहीं है सर। जब ये चीजें मिलती है ना तो कुछ भी नहीं है। अभी हमारे ग्रुप में लगभग 7 से 8 MDRT हो चुके हैं। आज ही पवन भाई है हमारे, वो MDRT किए, अभी 2 दिन पहले सुप्रीत मैम उन्होंने किया है। तो ये लगातार हो रहा है सर, ये ठीक है ना, ये इसी वजह से हुआ। फिर उनसे क्या हुआ सर, मैं 10 करोड़ का प्रपोज किया, सारा कुछ किया। फिर मैंने कहा ये जो प्रीमियम जो भर रहे हो, ये प्रीमियम तो आप गाड़ी की तरह जाएगा, अब इसको अपनी वापस की तो ले लें। फिर मैंने उनको 50 लाख का एक जीवनानंद और प्रपोज किया। तो अब वो 50 लाख का जीवनानंद और प्लस आपका 10 करोड़ का ये, और ऑलरेडी उनके पास 50 लाख की जीवन लक्ष्य मैंने उनको पॉलिसी दे रखी है। तो लगभग सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, सारे डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। अब कल सिर्फ उनका एक मेडिकल बाकी है, आज उनसे मेरी बातचीत हो गई है और कल में पूरा उनका कंप्लीट हो जाएगा। वाह, इस प्रकार से ये पॉलिसी है। वेरी गुड, बहुत बहुत सुंदर। और रघुवीर जी आपने जो बताया ना, उसके ऊपर मुझे एक बात याद आ रही है कि जैसे मैंने कहा था, एक लेक्चर में भी कहा था, अपने कमिटमेंट क्लास में कहा हुआ था कि जैसा हमारा आहार होता है ना, हमारा जो शरीर है वो हमारे आहार का, ध्यान से सुनना दोस्तों, हमारा जो शरीर है तो बीमार है या तो हेल्दी शरीर है या तो ओवरवेट आपका शरीर है, हमारा जो शरीर है आहार का परिणाम है। तो उसी तरह से आपका जो फॉर्म 16A है वो आपकी एक्टिविटी का परिणाम है। आप क्या एक्टिविटी करते हो, कैसी एक्टिविटी करते हो, कितनी एक्टिविटी करते हो, किस तरह की एक्टिविटी करते हो। मैंने अभी रिसेंटली एक हमारा सेशन हुआ था, उसमें मैंने बताई थी कि ध्यान से सुनिएगा, ये सब छोटी छोटी बातें होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने उसके अंदर में कहा था कि आप किस तरह की एक्टिविटी करते हो। क्या होता है मालूम है, हम 2 साल के थे, 3 साल के थे, तभी हम सब लोग बोलना सीखे। कोई 2 साल में, 2.5 साल में, कोई 1.5 साल में भी सीख लिया होगा, 1 साल में भी सीख लेते कुछ लोग। तो 2 साल 3 साल में हमने बोलना सीखा, लेकिन क्या बोलना, कहाँ बोलना, कितना बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, ये समझने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, पूरी लाइफ निकल जाती है। बस ये आप लोगों को शायद ये लगता होगा कि ये लोग कैसे परफॉर्म कर लेते हैं यार, ये रूबरू के अंदर में। पिछले बार हमारे त्यागी जी आए, उसके बाद में मैंने अपने वीरानी जी को मिला, आज हमारे रघुवीर जी है, अगले हफ्ते में अभी सुनना, आप पागल हो जाओगे। वो आदमी दिन में आधा घंटा शायद काम कर पा रहा है, लेकिन फिर भी वर्षों से MDRT कर रहा है, क्योंकि एम्बुलेंस मैन है, एम्बुलेंस चलाते, उनका पूरा स्टाफ है। हर साल वो आदमी ने कसम खाया है, जितनी MDRT मैं करूंगा उतनी एम्बुलेंस खड़ी करूंगा। अब तक 12-14 एम्बुलेंस चला रहे, क्योंकि इतने MDRT कर चुके हैं वो। कैसे काम करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों से जब रूबरू होते हो, बस ये लोगों ने यही किया है कि यहाँ आने के बाद में समझ में आया क्या बोलना, कब बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, ये सारी चीजें। आज पता नहीं मेरे मुंह में क्या है। देखो अभी हिमांशु भाई का नाम लिया, उन्हीं का कॉल आ रहा है। कमाल है यार, आज तो जिनके नाम ले रहा हूँ कॉल किया जाता है यार, कमाल। बोलिए बोलिए, आप बोलिए रघुवीर जी। सर
अभी जैसे क्या होता है, दिक्कत मुझे आ रही थी पहले, मैं लोगों को कैसे जाके कांटेक्ट करूं। तो एक बार क्या है, ऐसे में उस टाइम मेरे पास बाइक थी, बाइक लेके निकल रहा था, तो एक बोर्ड लगा हुआ था, उसके अंदर क्या 4 डॉक्टर थे, उनके फैमिली मेंबर जो 4 डॉक्टर थे, 2 भाई थे और दोनों उनकी मिसेज थी, वो डॉक्टर थी। और मैंने वहां उनके क्या नंबर, सबसे ऊपर जो नंबर लिखे हुए थे उनका नंबर लिया, और मैंने थोड़ा आगे जाके वहीं से कांटेक्ट किया। जी और मैंने जी, मैं रघुवीर सिंह यादव, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ, और आप लोकेंद्र जी बोले? बोले यस। फिर मैंने कहा सर आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी ठीक है, टाइम दिया उन्होंने, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद मिलेगा। और अभी मैं आज देख रहा था कि उनकी जो पॉलिसी, मैंने 60 लाख की पॉलिसी ली, 2,59,000 और 157 रुपये प्रीमियम आया उसका। कोई जानकारी नहीं थी, कोई कॉन्टेक्ट नहीं थे, और आज मेरे वो बहुत अच्छे मित्र बन गए हैं। मुझे मेडिकल से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं उनको कॉल करता हूँ सबसे पहले उनके पास, और वो इमीडिएट मेरे को जवाब भी देते हैं। राइट राइट, बहुत और बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे एक और हुआ सर, एक LIC एजेंट थे, उनके ब्रदर थे, वो LIC एजेंट रेवाड़ी रहते हैं और उनके ब्रदर जो अलवर रहते हैं। अब मैंने उनसे किसी का लाइसेंस बनवाना था, मेरे किसी क्लाइंट का, क्योंकि हम सारी LIC एजेंट तो हम सारी सर्विस देते हैं ना, तो मैंने उनको एक लाइसेंस बनवाना था। तो मैंने उनसे संपर्क किया, और वो काफी अच्छे प्रोफेशनल इंसान थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरे से बातचीत की, सारे डॉक्यूमेंट लिए और सारे कंप्लीट काम करके दिया। और उनके रियल ब्रदर LIC एजेंट है, उनकी 1-1, 2-2, 4-4 लाख की पॉलिसियां दे रखी, उनको 5-7 पॉलिसियां। मैंने उनसे बात करी, और जब मैंने बात करी तो उनसे जो प्रीमियम लिया, 1,63,188 रुपए लिया था उनसे। क्या बात है। और उसके बाद लगभग 4-6 महीने तक उनके भाई बड़े सदमे में रहे। अब वो उसके बाद उनका कॉल आया, आपने मेरे भाई साहब है, उनको आपने पॉलिसी दे दी। मैंने कहा गुनाह कर दिया क्या भाई साहब? मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, कोई चीटिंग किया है, मैंने कोई फ्रॉड किया है क्या? नहीं किया भाई साहब। तो मैंने कहा फिर, मैंने कहा जी आपने कम इंश्योरेंस क्यों दिया, आपने एडिक्वेट इंश्योरेंस क्यों नहीं दिया? फिर उसके बाद उनके अब लगातार कॉल आते रहते हैं, मेरे से बातचीत होती रहती है। तो इस प्रकार से सर अभी आनंद आने लग गया है। एक बार जैसे आप बताते हो ब्रांच में MDRT कैसे कर सकते हैं, ऐसे ब्रांच में खड़े थे, कोई सज्जन आए, उनकी कोई पॉलिसियां बाहर थी, महाराष्ट्र में, इसमें मध्य प्रदेश में थी, और वो यहाँ ट्रांसफर करवाना चाह रहे थे। जी तो मैंने उनसे कहा कि क्या काम से आए हो। मैंने, क्योंकि मैं सर एक्चुअली क्या सूटेड वूटेड रहता हूँ, आराम से टाई शाई और कोट पैंट जो आपने पहनना सिखा दिया है, तो वो जैसे वहां पे जैसे हम खड़े होते हैं तो उनको ये लगता है कि ये कोई LIC का सबसे बड़ा अधिकारी है, और वो आते सबसे पहले आते बड़े, वो धीरे धीरे आते हैं एकदम आके, सर मेरा ये काम है, मेरा वो काम है। और जब उनसे मैंने बातचीत करी, उनकी सारी पॉलिसी ट्रांसफर करवाई, जी, और उनका जो प्रीमियम लिया है मेरे साथ, 5,68,257 रुपए प्रीमियम लिया उनसे, क्या और बात। 85 लाख की पॉलिसी दी है उनको। वाह 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 वाह, सुपर सुपर। तो इस प्रकार से ये काम हो मुझे जाता है सच सर। में ये बहुत सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अगर चाहे तो देखो सर, देखो बड़े बड़े शहरों में तो काम कर रहे हैं, बड़े एजेंट भी कर रहे हैं। मैंने एक चीज देखा है लेकिन, कि बड़े शहरों में भी छोटी पॉलिसियां बेचने वाले लोग हैं और छोटे शहरों में भी बड़ी पॉलिसियां बेचने वाले लोग। सारा जो दारोमदार है, आप क्या सीखे हैं, आप क्या बात करते हैं, आप किस तरह से आप लोगों के सामने पेश आते हैं। मैंने देखा है कि आज बड़े शहरों में भी एजेंट हमारे पास आते हैं, हम हमेशा कहते हैं अच्छा ड्रेसिंग कीजिए, आप अच्छा कपड़ा पहनिए, सूट पहनिए, जहां जो जो चीजें जरूरी लगती है टाई पहनिए, लेकिन लोग कई बार नहीं मानते। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि यस, रघुवीर जी हमेशा अप टू डेट हमेशा देखते हैं, टाई के साथ में बैठते हैं, जहां पर भी हो जाते हैं इसी तरह से वो बैठते हैं। वो ये बहाना नहीं करते कि हमारे प्रांत में तो सर दूसरे एजेंट लोग नहीं पहनते, इसके लिए हम नहीं पहनेंगे। बहुत जगह पे ये बहाने होते हैं कि सर हमारे प्रांत में कोई नहीं पहनता, इसके लिए हम नहीं पहनेंगे। मैं कहता हूं आप पहनना शुरू करो, दूसरे लोग सुधरेंगे। यस। अभी सर इसमें हुआ, अभी मैंने अभी लास्ट ईयर CLI बना हुआ, जी। CLI बन गया, तो उसमें मेरी टीम में भी यही सेम इम्प्लीमेंट हो रहा था। राइट। यानी पूरी टीम मुझे फॉलो कर रही है। अभी ज्यादातर CLI दोस्तों के साथ दिक्कत आती है, मेरी ब्रांच में मैं देखता रहता हूँ, वो सारा दिन उनके फॉर्म भरने में लगे रहते हैं, सारा कुछ। इस विषय पे आपसे मैंने डिस्कस किया था सर, जी कि जी। सर अभी ये समस्या आ रही है मेरे सामने, मैं क्या करूं बताएं। तो आपने मुझे बहुत अच्छा एक जवाब दिया था, और उसको मैंने उसी टाइम गांठ बांध दिया। मैंने कहा यही इसको इम्प्लीमेंट करना है। आज मेरे सारी की सारी टीम में 20 एजेंट हैं, और 20 के 20 मुझे उनके साथ कभी किसी कॉल पे नहीं जाना पड़ता, कभी उनके फॉर्म भरने नहीं पड़ते, वो खुद आते हैं, सारी की सारी ओनरशिप उन्होंने ले ली है। और जैसे आपने बताया था वैसे के वैसे पूरा का पूरा उनको बता रहा हूँ, तो बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से कर रहे हैं सर। अभी टॉप 10 में हूँ, मेरे डिवीजन के अंदर जो लिस्ट आई अभी कल परसों, उसमें मैं अभी CLI में टॉप 10 में हूँ,
और मेरी ब्रांच में टॉप 3 के अंदर ला गए 1 साल के अंदर। देखिए अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे एजेंट क्या करते हैं मालूम है, CLIA लेते हैं फिर बाद में अपना बिजनेस बंद कर देते हैं। आप मेरे हिसाब से मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हो तो आप यू शुड बी द रोल मॉडल फॉर एजेंट्स ऑल्सो। आपके जो सुपरवाइज एजेंट है उनके लिए आप रोल मॉडल है। अगर आप भी अच्छा काम कर रहे हो तो करना ही चाहिए डेफिनेटली, और दोनों चीजें अच्छी तरीके से आप संभाल पाते हो। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, राइट। सो रघुवीर जी यहाँ पर थैंक यू सो मच, आपने बहुत वैल्यूएबल टाइम दिया यहाँ पर, और कब 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। और यस, आप और कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप जरूर दीजिए, प्लीज प्लीज। एक शायरी सर, एक तो पहाड़ों मत करो गुरूर अपने पे इतना, पहाड़ों मत करो गुरूर अपने पे इतना, हमने भी पहाड़ों मत करो गुरूर अपने पे इतना, गुरूर अपने पे उतना। हाँ, वाह 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 वाह, जरा वाह वाह का मौका दीजिए हम लोगों को। हमने आसमान से भी परे मंजिलों को तलाशना सीख लिया। वाह वाह, क्या बात है। बहारो मत करो गुरूर अपने पे इतना, बहारो मत करो गुरूर अपने पे इतना, हमने भी तकलीफों में खुशियां मनाना सीख लिया। क्या बात है। घटाओ मत करो गुरूर अपने पे इतना, घटाओ मत करो गुरूर अपने पे इतना, हमने भी आंखों के पानी को, घटाओ मत करो गुरूर अपने पे इतना, हमने भी आंखों के पानी को सीने में छुपाना सीख लिया। सिजाओ मत करो गुरूर अपने पे इतना, हाँ, हमने भी फूलों को चमन में नहीं दिलों में उगाना सीख लिया। और हवाओं मत करो गुरूर अपने पे इतना, और हवाओं मत करो गुरूर अपने पे इतना, हमने भी पंखों से नहीं हौसलों से उड़ना सीख लिया। हौसलों से उड़ना सीख लिया। शाबाश 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 शाबाश, मजा आ गया मजा आ गया। क्या बात है, राइट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत मजा किया, बहुत एंजॉय किया, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और दोस्तों हर सोमवार को एक वीडियो मैं यूट्यूब पे लाता हूँ, हर महीने के पहले मंडे को मैं लाइव आता हूँ, और हर गुरुवार को इसी तरह से 8 से 9 बजे मैं आपके बीच में इसी तरह के टॉप परफॉर्मर एजेंट को लाता हूँ। सो इतनी सारी एक्टिविटी कर रहा हूँ, और जो भी रिलेवेंट कोर्स आपको अच्छा लगे जरूर कीजिए, डेफिनेटली बैठिए, 6 घंटा हमारे साथ में सीखिए और लाइफ में आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू वंस अगेन। रघुवीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं मैं। हमारे सारे दोस्तों को बहुत सारा ज्ञान आपके थ्रू मिला, और करीब करीब यहाँ पर 800 लोग लाइव हमें सुन रहे थे, और अभी ये वीडियो चल रही है, अभी भी कम से कम 1000-1500 लोग और सुन लेंगे, राइट। सो थैंक